हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो उसमें अनेक कहानियाँ, निबंध, नाटक, उपन्यास और अन्य गतिविधियाँ लगी हुई हैं। अगर आप उन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम कहानी पढ़ेंगे रसप्रिया और इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। आगे, धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छोड़ा को देखते ही पचकौड़ी मृदंगिया की मुंह से निकल पड़ा। अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गई। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी अंगुलियां तो रसपिरिया बजाते टेढ़ी हो गई है ना? ऐ? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसपिरिया? हाँ नहीं, तुमने कहाँ सुना बे? बेटा कहते कहते रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मालो सारे बुढ़े को घेर कर मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा। बच्चे खुश हो गए थे। एक दो 2.5 साल के नंगे बच्चे की ठुड्डी पकड़कर वह बोला, क्यों ठीक है ना बाप जी? बच्चे ठठाक कर हंस पड़े। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंद बाबू के घराने में भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती। 1-2 जून भोजन तो बधा हुआ ही है, कभी रस चर्चा भी यहाँ आकर सुनता है वह। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिश्र के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथराई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लज्ज है और तिथरिया की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव-गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धातिंग धातिंग भी बड़ी मुश्किल से बजाता है। अतिरिक्त गाजा भाग सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है। किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भांति से जैसी आवाज़ निकलती है वैसी ही आवाज़ सोए तो यहाँ पर मृदंग बजाते हुए किसके पद गाता था? तो विद्यापति की पदावली के पद गाता था। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापतिया मंडली की बुलाहट होती थी। पंचकौड़ी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफ़ी यश कमाया। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं ऐसे, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक ज़माना था। इस ज़माने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने? हैं? मोहना बैल भागे, एक चरवाहा चिल्ला, अरे मोहना पीठ की चमड़ी उधेड़ूंगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधे की महक खींच ले जाती है बार बार। खटमिठाल पाट। पचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठा हूँ, तू बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगी? मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया। विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे।
सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापति की 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोथी की। विद्यापति नाच वालों ने गा कर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की तब चढ़ती दोपहरी में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे हरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल रख के गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि रिमझिम वर्षा में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो 12 मासा। और चिलचिलाती धूप में कौन कौन से गाने गाए जाते हैं? तो बिरहा, चांचर और लागनी। आगे, हाँ रे हर जोते हरवाहा भैया रे, खुरपी रे चलावे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा है रुसली। खेतों में काम करते हलवाया मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में। उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिंहकारी भरी, टी ही टी। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा था। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोलकर देखा, आम है मूडी। उसे भूख लगी। मोहन के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विद्यापति नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल रही। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जात के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़का मुँहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर ज़्यादा ही। मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विद्यापति वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुँह में जन्म अवधि हम रूप निहाल सुन कर वे निहाल हो जाते। इसलिए हर मंडली का मूल ज्ञान नटुआ की खोज में गांव-गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्रह्मणी की तरह लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना, छोटी चंपा जैसे सूरत है। पंचकौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी मंडली में गुलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचकौड़ी मुलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटका कर बजाते हुए वो गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भंवरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सीखने में कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेट कर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाचक कहो या 10 दुआरी, चोर डकैती और आवारा गर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझा कर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है। इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही पर बात तो ठीक है। रसप्रिया बजाते समय उसकी अंगुली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहना न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकटकी लगा कर देखने लगा। वह गुणवान मर रहा है। धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। वह झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भुजियानों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी, चान मार, पाचन और कुनैन की गोलियां हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता गर्म पानी।
पोटली में मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी तेरी तिल्ली चढ़ गई है, गर्म पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारसबीगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली चढ़ गई है, दवा आगे कहने की जरूरत नहीं, मृदंगिया जानता है। मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चित्ता पर ही गलती है। क्या होगा पूछ कर कि दवा क्यों नहीं करवाते? माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी पीना, गर्म पानी तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पतले पर मुट्ठी और आम रख कर उसने बड़े प्यार से कहा, लाओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों में रह रहकर कोई झांकता था। मुट्ठी और आम को एक साथ निकल जाना चाहता था। भूखा बीमार भगवान। आओ खा लो बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे? माँ की सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया, लेकिन दूसरे चरवाहे देख ले तो माँ से कह देंगे भीख का अन्न। नहीं मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतभ हो गया, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वो इतना प्यार नहीं दे सकता, और अपना बच्चा अपना पराया, अब तो सब अपने सब पराए। मोहना, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी कुंडली कार सोया हुआ सांप फैलाकर फुफकार उठा, ईर्षा मारेगा वह तमाचा की ये गाली क्यों देते हो? मोहना डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ, पागलों का क्या विश्वास। आसमान से उड़ती हुई चील ने फिर टिंगारी भरी, टी टी टी। मोहना, मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर पदावली गाकर लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूँ। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी। टिंग टिंग टिटिक। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे दौड़ वह भागा। एक वेगा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बान मार कर उसकी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय? कौन है ये लड़का? कौन है यह मोहना? रमपतिया भी कहती थी डायन ने बान मार दिया है। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेल। अच्छा तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो उठा। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर काँपने लगा। उसमें कमलपुर के बबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह सुबह मिस्र के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया उसके साथ। नाच सीख कर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बात उसे याद आई। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गुरुगिरी कहता है चट्टा। रमपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, ए दिनकर साक्षी रहना। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। ए सूरज भगवान, इस दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूट कर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुई, रमपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, न और रागनी राधा, कुछ ना ही माने बाधा। मृदंगिया मून गैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग थमा दिया। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रमपतिया की चुमौनों की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया ने उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया, पढ़ाया और कमाने लगा, लेकिन वह मुलगैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंद बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है?
नंद बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी, रंपतिया पाँचू चुप रहो। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। मृदंग पर जमनिका देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ए शाला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की टूटी चमड़ी भी उठी। दाहिने पूरे पर लावा फिर टूटने लगे। तल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके में विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में भी पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धातिन धातिन। वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन मोहिना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी। ए दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं पाँचू, मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे सटाकर रंपतिया ने कितनी रातें काटी। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टिंग टिंग हिक। इस साला अपनी चील को गाली दी। तंबाकू चुनिया पर मुंह में डाल लिया। मृदंग के पूरे पर अंगुलियां नचाने लगा। धीर नागी धिनता। पूरे जमनिका वह नहीं बजा सका। धीरे बीच में ही ताल टूट गया। एक ही है ए आहा। साबरे झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन, नव तरगुगन, नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसने उंगली स्वर ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में जमा होने लगे। खेतों में काम करने वाले ने कहा, पागल है, जहाँ जी चाहे बैठ कर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है? वह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला। इस जमाने में रसप्रिया का रसिक। झाड़ी में छिप कर मृदंगिया ने देखा। मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! न वि व नय नक री न आहो पलिल बह ताहिरिय। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थी और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का अध पागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह कर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धड़क, फोय फोय सोय सोय, धीर नागनी धिनता, दुह रश्मा या तनु गुने नहीं और। लागल दुहुक न भायो जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। पद समाप्त करते हुए वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां उफ। मृदंग धम्म से जमीन पर बैठ गया। कमाल, किससे सीखा? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगी कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे ये बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। ओ, अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाया। मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं, अकेली माँ है। बापू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है। और तुम नौकरी करते हो किसके यहाँ? कमलपुर के नंद बाबू के यहाँ। नंद बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया। उसका घर सहरसा
में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है कमलपुर। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर तक चुप सूर्य की ओर देखता रहा। नंद बाबू, मोहना, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ। और एक बार रामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडी वालों का मृदंग छीन लिया, बेताला बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास जिसके मुंह में न बोल न आंखें में लोर, मंडली में गठरी ढूंढा था, बिना पैसे का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सियानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली में से एक बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़े के टुकड़े को खोल कर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोटा? क्या है लोट? लोट क्या है लोट? हाँ, नोट है। कितने रुपए वाला है? 5 कटिया? 10 कटिया? 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाया? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ कर। बस 10 टकिया है। हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर फुसफुसाकर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखवा लो। खट मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों तरफ नजर, उसने होठों की कालिक और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिया। अच्छी तरह गांठ बांध ले, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के मृदंगिया ने जाने के लिए पाँव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी 10 दुआरी हूँ। जाकर फकीर दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंद बाबू की आंखें जैसी हैं। रे मोहना, रे मोहना, रे रे मोहना, रे बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना, रे हे। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल को हाँकर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुनिया गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन, ससुराल जड़वे हो रामा की आहो रामा, नैहरिया में अगिया लगायब रेकी। खेतों की पगडंडी झरबेरी की जंगल के बीच हो जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा है मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना माँ खड़ी है। पंचकौड़ी मृदंगिया, वह आया है, वह आया है वह। उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है। कहता है कितना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को हालात से अपनी छाती पर सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा अपनी टोकरी भर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके पास फिर कभी गया। 10 दुआरी आंचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो, गुनी आदमी के साथ रसिप्रिया। चौप, रसिप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बागिन की तरह, जब खुश होगी तो गाय की तरह हुकारती आएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश, तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज़ आई, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत से उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिर कर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटकाकर आ रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग धातिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता था। बेटा मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा झूठा बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछकर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप
खड़ा रहा।